हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ए फॉर एग्रीकल्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, ब्रांचेस एंड स्कोप्स के बारे में। वैसे तो ब्रांचेस के बारे में हमने एक लेक्चर में कवर कर ही दिया था। जो मेन है आपका आज का वो होगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्यों ज़रूरी है, या इसमें क्या चीज़ें रहेंगी, या इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसको ऐसे समझना कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को जनरली हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होगा आपका प्राचीन इतिहास जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आपका मिड हिस्ट्री जिसको मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री ही वो सारी आप बोल सकते हो फैक्ट्स को, या आपके प्रोसीजर को, या आप बोल सकते हो कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ थी जिनको हमने टाइम टू टाइम डेवलप किया, उनको हमने एक अपग्रेड किया, एंड आज के टाइम पे हम जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हिस्ट्री का जानना ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका शुरू होता है, सबसे पहले तो मानव की बात करेंगे यार, क्योंकि देखो मानव से ही तो सब कुछ शुरू हुआ होगा ना। तो होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, ये नाम आपने सुना ही होगा। तो 15 लाख वर्ष पूर्व, मतलब 1.5 मिलियन ईयर एगो, होमो इरेक्टस जिसको हम आदि मानव कहते हैं, उनकी खोज हुई थी, या वो इस पृथ्वी में आए थे। देन फिर उसके बाद 35,000 ईसा पूर्व, मतलब सोचो आप, इवोल्यूशन हुआ 15 लाख ईसा पूर्व, पहले कौन आया था? होमो इरेक्टस। देन 35,000 ईसा पूर्व यही जो होमो इरेक्टस थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गए, या बोल सकते हो कि आप डेवलप हो गए होमो सैपियंस में। इसी को कहा जाता है आधुनिक मानव। ठीक है, इसके बाद फिर ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसको भी। ठीक है, इसके बाद फिर आपका हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो शुरू होता है, तो पहले आप सभी को पता होगा कि जो मानव थे, जो आदि मानव से जो हम मानव, आधुनिक मानव का जो उदय हुआ है, उस समय खाने पीने के लिए हम जनरली शिकार करते थे। शिकार करके पशुओं को मारते थे एंड उनको फिर खाते थे। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हुआ इसका कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला आपको ईयर पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहला पशु था, देखो अगर सबसे पहला पशु पूछा गया जो कि पाला गया था, वो है आपका क्या है? डॉग है। ठीक है, क्या है वो? आपका डॉग। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मानव के द्वारा सबसे पहला पाले जाने वाला पशु कौन सा है? कुत्ता है। पर अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, या कृषि के लिए पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कौन सा है, तो अब डॉग ना आकर क्या आ जाएगा? शिप, या जिसको हम बोलते हैं भेड़। लेटर ऑन फिर हमने गोट को भी किया था। इनका जो उदय हुआ था, बोल सकते हो इनको जो डोमेस्टिकेट किया गया था, पालना शुरू किया गया था, तो शिप का तो 8,700 ईसा पूर्व में किया गया था, गोट का 7,700 ईसा पूर्व में, और डॉग को लेके ये बोला जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व में इसका पालना, या इसको पालना शुरू किया गया था, डोमेस्टिकेशन इसका शुरू किया गया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है 8,700 ईसा पूर्व भेड़ पालन, देन 7,700 ईसा पूर्व बकरी पालन। इसके बाद फिर और डेवलपमेंट आई, और उसके बाद 7,500 ईसा पूर्व में हमने सबसे पहले फसल, अब हम कहाँ पे शिफ्ट हुए? हम एनिमल से शिफ्ट होके कहाँ आ गए? क्रॉप्स में। तो 7,500 ईसा पूर्व में हमने सबसे पहले जो फसलों को उगाया था वो थे आपके गेहूं और बाजरा, सॉरी जौ, बाजरा बोल दिया मैंने, बार्ले। क्वेश्चन आया है, याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहली उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो भाई गेहूं अगर आपको दिख रहा है, या बार्ले आपको दिख रहा है, व्हीट एंड बार्ले, तो ठीक है। उसके बाद फिर जो कैटल या काउ एंड पिग है, इनकी डोमेस्टिकेशन जो हुई थी, या जो इनका पालना शुरू हुआ था, वो 6,000 ईसा पूर्व, मवेशियों का हम कहते हैं। तो इसमें बस डेट्स को याद रखो, कुछ बहुत सारे डेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहला याद रखो, और जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ से आते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स जिनका हमने कल्टीवेशन शुरू किया था, जिसमें कि 4,400 ईसा पूर्व में मक्के की खेती, उसके बाद फिर आपका 4,000 ईसा पूर्व में चावल या राइस, उसके बाद फिर 3,500 ईसा पूर्व में आलू की खेती। तो इससे भी रिलेटेड जो डेट्स हैं, अगर आप याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना इसको बहुत ज़्यादा आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, स्किप आप कर सकते हो। बस याद रखना कि यार सबसे पहले किसका हुआ था? गेहूं का और जौ का। उससे
और पशुओं की बात की जाए तो सबसे पहले किसका हुआ था, भेड़ का। ये चीज बस आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद टेक्नोलॉजीज भी आई भी हमारे पास। तो टेक्नोलॉजीज में हम क्या हुआ था, जब पहले खेती करते थे तो हमारे पास खेती करने के लिए जो सामान थे उनको लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो व्हील या बोल सकते हैं आप चक्के का जो आविष्कार हुआ था वो 3400 ईसा पूर्व में किया गया था, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम जो था वो बहुत आसान हो गया। इसके बाद हम आसानी से किसी भी चीज को इसमें लोड करके आगे ले जा सकते थे। देन 2900 ईसा पूर्व में प्लाऊ, हल एंड जो इरिगेटेड फार्मिंग था इसकी खोज की गई है, इसको किया जाना शुरू किया गया। अब ये होता क्या है, देखो पहले तो लोगों को पता नहीं था कि भाई फसल को पानी चाहिए। तो जो मैं अगर थोड़े से एंशिएंट हिस्ट्री में जाऊँ ना, तो खेल ये हुआ था कि आदि मानव शिकार में ही जिंदा रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ आने लगा कि यार हम पशुओं को पाल के उनको लगातार मार के बहुत दिनों तक तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। फिर उनके लिए ना जादू हुआ, उनको ना कुछ बीज दिखे। वो बीज उन्होंने क्या किया, जमीन पे छिड़क दिया एंड कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि यार उस बीज से ना कुछ पौधे निकल रहे हैं एंड वो पौधे बड़े हो रहे हैं और बड़े होके फिर वो वापस से और बीज दे रहे हैं। तो वहाँ से उनके माइंड में आया कि यार हाँ, ये कुछ जादुई बीज हैं या कुछ जादुई चीज़ है, इसको ज़मीन पर डालो तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें से पौधे निकलने लगते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उन जादुई बीजों को उगने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। अब भाई शुरू कब हुई खेती, 7500 ईसा पूर्व। हमने इरिगेशन की खोज कब की, 2900 ईसा पूर्व। तो सोचो कितना हजार साल लग गया इस चीज़ को जानने में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आती है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये है इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क में रख लेना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेशम पालन। तो रेशम पालन की जो शुरुआत हुई थी वो 2700 ईसा पूर्व में हुई थी। और यहाँ से दो चीज़ें और पूछी जाती हैं, कहाँ पर हुई थी, तो चीन में हुई थी, ठीक है, चीन, चाइना। और एक सवाल ये पूछा जाता है, देखिए रेशम कीट के ना बहुत सारे स्पीसीज हैं, जिसमें 3 मेन स्पीसीज है या 3 प्रकार के रेशम कीट होते हैं। तो वो तीनों के तीनों रेशम कीट के पालन करने वाला जो देश है वो है आपका भारत। शुरू कहाँ हुआ था, चीन में। कब हुआ था, 2700 ईसा पूर्व में। लेकिन इसका जो बोल सकते हो कि कौन सी देश इसका पालन करती है, कौन सी देश तीनों प्रकार के रेशम कीट का पालन करती है, डोमेस्टिकेशन करती है, तो भारत है। तो इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। फिर यहीं पे देखिए 2300 ईसा पूर्व में चिकपी, चना, पियर, मस्टर्ड, कॉटन। फिर 2200 ईसा पूर्व में भैंस, जो आपके एलिफेंट्स हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये वो डेट्स हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, एक बार उसको रीड कीजिएगा, सफिशिएंट है, ठीक है। अब आपका शुरू होता है वापस से कल्टीवेशन ऑफ अदर क्रॉप्स। अब ये कल्टीवेशन ऑफ अदर क्रॉप्स में अभी तक हमने जितने भी फसलों की खेती देखी थी, उसके बाद फिर फिंगर मिलेट 1800 ईसा पूर्व, उसके बाद फिर आपका सोरगम 1725 ईसा पूर्व, फिर आपका शुगर केन 1500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो एक शुगर केन आप याद रख सकते हो, जिसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। वैसे तो ये भी उतनी ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत आप इसको समझना चाहो तो समझ सकते हो। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। इरिगेशन स्टार्टेड। अब देखो वहाँ पे इरिगेटेड फार्मिंग की बात हुई थी, इरिगेशन की बात नहीं हुई थी। मतलब इरिगेशन का मतलब होता है वेल के थ्रू। वहाँ पे इरिगेशन हमको बस इतना पता था कि यार फसलों को ना पानी देना है, लेकिन इस पानी का जो सोर्स होता है वो सोर्स हमने वेल के फॉर्म में कब ढूंढा, 1500 ईसा पूर्व में। तो इसको याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके लिए। इसके अलावा फिर आयरन एज, जिसको हम स्टोन एज भी बोल सकते हो, ठीक है, लौह काल जो रहता है, माफ़ करना, स्टोन एज तो जो हमने पहले पढ़ा था, अभी आ जाता है आपका आयरन एज। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो एक चीज़ आपको याद रखनी है वो होता है 15th सेंचुरी में कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज एंड सोर ऑरेंज का शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो है वो मैं बताऊँगा, और बड़ा बेहतरीन सा एनिमेशन, इसको ध्यान से देखना। ये पोर्चुगीज अराइवल, ठीक है, पुर्तगाल का आगमन। अब यहाँ से ना 2 साल मैंने 2 पेपर में क्वेश्चंस देखे थे। पहला तो पूछा गया था सदी का नाम और दूसरा पूछा गया था फसल का नाम। तो पुर्तगाल जो थे वो अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, अब तो पूरा का पूरा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही है, उसको देखो, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखो, तो यहाँ से शुरू हुआ था। ये है हमारा इंडिया, ठीक है, इसको याद रखना, और ये है पुर्तगाल। तो वो पुर्तगाल जो थे वो यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए इंडिया आए थे। एक एनिमेशन है, रुको मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ,
आपके लिए अच्छा सा एनिमेशन जब रेडी किया गया है तो उसको दिखाया जाए ना। अच्छा सॉरी, इधर आ गया है ठीक है, चलो ऐसे देखो, ये रूट था, ऐसे होते हुए इंडिया आए। अब इंडिया के किए क्या, उन्होंने किया बहुत सारे फसलों की शुरुआत, और वही जो फसल हैं आपके, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो सारी फसलें हैं ये। नोट कर लो कहीं पर भी कौन से क्वेश्चन आए थे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। 15वीं एवं 16वीं 17वीं में आए थे पुर्तगालीज। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आया था, वो था आपका, माफ करना, स्वीट पोटैटो और एक अच्छा कस्टर्ड एप्पल। ये दोनों आपके पेपर में आए हुए हैं कि कौन से दो फसलें थी जो पुर्तगालीज के द्वारा लाई गई थी एंड उनको देखा गया था। वैसे बहुत सारे हैं, अगर आप देखोगे आलू है, एरोनट है, एरोरूट सॉरी, कसावा है, टोमेटो है, ग्राउंडनट है, रबर है, अमेरिकन कसावा, टोबैको, कैश्यू, चिली, पम्पकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, बहुत सारे हैं। इसको नोट में लिख लेना। ऑरेंज भी आया था उस टाइम पे, ठीक है, ऑरेंज की भी शुरुआत हुई थी वहीं पे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है हमारे पास, मॉडर्न हिस्ट्री में है हमारे पास डेट्स, और सारे डेट्स जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको स्टार मार्क में रखूंगा, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, 1871 जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉमर्स, ठीक है, स्टेबलाइजमेंट। यहाँ पे बात ये आती है कि जो आपका ड्रैग करके था उसकी शुरुआत हुई थी, और इस ड्रैग में क्या चीज़ें थी, फिर 1947 में इसी को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से रीडिज़ाइन कर दिया गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, ड्रैग से हुई थी। इसका रीनेम कब किया गया, 1947 में, और यही आप बोल सकते हो इंडिया में एग्रीकल्चर की शुरुआत थी, ठीक है। इसको फिर वापस में 2015 में इसका नाम करके आज के टाइम पे जिसको हम बोलते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यही भाई यही करता धरता है, मान के चलो। देखो शुरुआत कहाँ से हुई, 1871, जिसका नाम क्या रखा गया था, ड्रैग करके नाम रखा गया था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉमर्स स्टेबलाइजमेंट करके था ड्रैग। उसके बाद 1947 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन फिर 2015 में इसके नाम को चेंज करके रख दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग आप बोल सकते हो। देन फिर ये सीवियर एक फेमिन आया था, एक अकाल आई थी 1874 में, जो आपका बंगाल था, एक्चुअल में तो बिहार में आया था, जो कि आपके बंगाल रीजन में हम बोलते हैं। बहुत बोल सकते हो कि भयंकर वाला अकाल आया था। इसके कुछ इमेजेस भी होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें ये देखो, ये इफेक्ट हुआ था, अच्छा नहीं सॉरी, ये दूसरा है, ये 1875 है। इसको याद रखना, IMD, ठीक है, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD का मतलब होता है मौसम विज्ञान। अब देखो यहीं पे ना एक और चीज़ आ जाती है, IAMD तो है ही इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या इसको हम बोलते हैं भारतीय मौसम विभाग। IAMD क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। IAMD का मतलब कुछ नहीं होता है, ए से बस आप चुपचाप मत करो, एग्रीकल्चर, मतलब बस इंडियन एग्रीकल्चर मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बात खत्म। फिर इसके कुछ रीजंस थे, ये रीजंस आपके लिए उतने ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखना कि IMD करता क्या है, जो मौसम से संबंधित अध्ययन करता है। मौसम से संबंधित मतलब मान लो कि अभी गर्मी चल रही है, फिर बारिश आ रही है, तो बारिश कब होगी, भारत के कौन से रीजन में कहाँ से शुरू होगी, कितनी मात्रा में होगी, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं क्रॉपिंग की, ठीक है। ये 1876-78 वाला था, तो ये जो फेमिन आया था, ठीक है, इसका वही जो मैं आपको दिखा रहा था ना, बिहार वाला फेमिन, वो था। देन फिर 1818 में आपका फेमिन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज किया गया, मतलब अकाल के लिए एक कमीशन बनाया गया था, क्योंकि दो ऐसे बहुत बड़े अकाल आ चुके थे, ठीक है। इससे पहले एक आयरिस भी था, आयरिस फेमिन करके बोलते हैं, वो आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। तो 1882 में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस, इसका जो स्थापना किया गया था, जो कि फ़िलहाल लाहौर पाकिस्तान में है। उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे, तो उस समय इनको बनाया गया था, स्टेबलाइज किया गया था 1882 में। देन ये 1901 अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आप थोड़ा ICR की तरफ जाओगे ना, ICR के एग्जामिनेशन AIAA की तरफ, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप पैट की तरफ जा रहे हो, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो स्टेट PAT एग्जामिनेशन, तो इसमें
आ सकता है, एडवांस लेवल अब हो चुका है, पहले तो थोड़ा सा इजी आता था, अब थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्वेश्चंस के जो लेवल है वो भी थोड़ा एडवांस हो रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आप बस याद रखना, ठीक है। 1901 फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, अभी सेकंड भी आएगा, 1905 में ही आएगा, आगे आएगा। देन फिर ये 1905 में जो IARI, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स। एक तो 1905 है IARI, फिर आगे चल के आपको 1919 में ICR भी मिलेगा। दोनों ही डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, याद रखना। IARI जिसका पूरा नाम है इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा बिहार उस समय था, अब नहीं है, अब पूसा नई दिल्ली में, ठीक है, बताऊंगा मैं आगे। और 1929, ठीक है, ICR की स्थापना हुई थी और इसके लिए भी बहुत सारा कहानी है। 1916 में कमीशंस बनी, 1919 में उन्होंने रिपोर्ट दिया, 1923 में वापस से रिव्यू किया गया एंड फाइनली 1919 में ICAR इंडियन, अच्छा इसका नाम भी उस टाइम पे इंडियन नहीं था, इंपीरियल था, इसका नाम वापस चेंज किया गया। उस टाइम पे था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको लेटर ऑन चेंज करके किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वैसे ही आपका जो IARI था उसका सबसे पहला नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको लेटर ऑन चेंज करके कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये क्या था इंपीरियल? देखो जब अंग्रेज शासन करते थे ना तो उनको इंडियन नाम से चिढ़ मचती थी, तो क्या करते थे, अपना ब्रिटिश नेम रखते थे इंपीरियल। और देन 1940 में मंथली मैगजीन जो थी इंडियन फार्मिंग के नाम से शुरू हुई थी। ये रिसेंटली मैंने 2 एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखे हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क में रखो। उसके बाद आता है 1943 द ग्रेट बंगाल फेमिन, जो कि पूरे भारत की कमर तोड़ दी थी। अब यहाँ हुआ क्या था, देखो राइस का जो बीज आता है ना, जो सीड, तो राइस की जब फार्मिंग की जाती है तो उसमें से आपके बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। इसी सीड्स में से एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। और इस बीमारी की वजह से पूरे बंगाल के जो धान थे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। इसमें कुछ नहीं होता है, जो पत्ते रहते हैं ना आपके, उसमें से छोटे 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 पैचेस बनने लगते हैं, जो कि लेटर ऑन बहुत सीवियर हो जाते हैं और पूरी की पूरी फसल को ख़त्म कर देते हैं। ये फेमिन इतनी खतरनाक थी कि इसमें ऑलमोस्ट 3 लाख, ये तो रिकॉर्डेड है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इतने लोग मरे थे। और ये जनरली जो कलकत्ता था, जिसको हम कैलकाटा बोलते थे उस टाइम पे, ब्रिटिश कैलकाटा, यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया था। फिर कुछ एरिया बिहार का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये मैन मेड फेमिन था, ठीक है। रीज़न था, बहुत सारे रीजन थे, वो छोड़ो। इसमें से बस एक चीज़ याद रखो कि इस फेमिन के बाद बंगाल से एटलीस्ट 4 से 5 साल तक किसी भी राज्य ने धान के बीज नहीं लिए। और आज के टाइम पे आप रिकॉर्ड देख लो, बंगाल इज द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। सोचो उस टाइम पे भी था, ऐसा नहीं था कि कभी नहीं था। बंगाल शुरू से ही धान उत्पादन के लिए बहुत ही अग्रणी राज्य है, जैसे कि बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि शुरुआत से ही धान के उत्पादन के लिए बहुत अग्रणी राज्य माने जाते हैं। लेकिन इस फेमिन की वजह से, अच्छा इस फेमिन का एक सबसे जो रीज़न था, ये एक सीड बॉर्न डिजीज था। मतलब ये क्या होता था, बीजों से फैलता था। अब देखो अकाल आया, मरे लोग, लेकिन वो बीमारी बीज कहीं ना कहीं तो छुपी होगी ना भाई, पूरे बंगाल में फैली थी। तो सोचो, तो लेटर ऑन कुछ सालों तक बंगाल राज्य से जो बाहरी राज्य हैं उन्होंने बीज लेना बंद कर दिया। इसलिए इसका प्रभाव सिर्फ 1943 तक नहीं था, बहुत सालों तक था। फिर इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन मैनर्स यूज़ किए गए, एट द एंड जो बोल सकते हो कि आप इसको ठीक किया गया, ठीक है। चलो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ तक तो हो गया ना। फिर आता है 1946 CRRI, जिसका नाम अभी चेंज करके कर दिया गया है NRRI। CRRI का मतलब होता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपकी कटक उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इसका एक छोटा सा रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर में भी रखा गया है और इसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, कुछ नामों पे ध्यान रखना, ठीक है। IIRRI और एक है IIRR, फिर है आपका NRRI और एक आपका CRRI। अब आप बोलोगे क्या RRI ये लगा के रखे हो, तो सुनो अब। IRRI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका फिलीपींस मनीला में स्थित है।
इसी से रिलेटेड एक टर्म है IIRR। IIRR का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद में स्थित है। अब लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभार पेपर में आपको NRRI दे देता है, कभी कभार पेपर में आपको IIRR दे देता है। तो अब आप क्या करते हो, इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च समझ के फिलीपींस मनीला मार देते हो। ऐसा नहीं है। अगर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो यह है फिलीपींस मनीला, जो कि आपका विदेश में है। अगर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च पूछ रहा है तो वो आपका हैदराबाद में है। अगर आपका नेशनल या सेंट्रल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है तो ये आपका उड़ीसा कटक में है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एक साथ ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट है नाफेड 1958, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क में रखो। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। ये जनरली करता कुछ नहीं है, इसका जो मेन काम है जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बनते हैं उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशन है या जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको बनाने का काम कौन करता है, आपका नाफेड करता है, ठीक है। देन फिर आपका आ जाता है 1959 पंचायती राज्य व्यवस्था, ठीक है। देखो क्या हुआ था, जब आज़ादी हुई थी ना तो उस टाइम पे जो गांव के लोग थे उनके मन में एक सवाल ये पैदा हुआ था कि यार अंग्रेज को भी तो हमने आने दिया, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। तो वो राजनेताओं की बात ज़्यादा सुनते नहीं थे, या राजनेता अगर उनके सामने कोई बोलते हैं ना वोटिंग के लिए आते थे या कुछ ऐसे सहायता के लिए आते थे या कुछ स्कीम बताते थे, तो उनको लगता था कि ये भी ना फिर वापस अंग्रेज जैसे हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उनको समझ आया कि अगर हम उन्हीं के बीच किसी एक नेता को खड़े करें जो कि उस गांव का कोई भी एक प्रमुख हो सकता है, जिनकी बात पूरे गांव वाले माने, तो शायद हम अपनी बात उस नेता तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होने थे उनकी शुरुआत जो थी वो यहीं से शुरू हुई, 1959 पंचायती राज्य व्यवस्था, ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था। और ये बलवंत रॉय मेहता कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी, ठीक है। ये राजस्थान के साबौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभार। एंड ये 3 टियर सिस्टम था, ठीक है। बीच में इसको 2 टियर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये फिर फाइनली 3 टियर जो आज भी चलता है। 3 टियर का मतलब त्रिस्तरीय, ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ठीक है, और जो आपकी एक जिला पंचायत, 3 लेवल पे इसका किया जाना हुआ था। 2 फिर बाद में 2 टियर भी शुरू किया गया सिस्टम, लेकिन वो उतना काम नहीं किया, जिसमें जनपद पंचायत को हटा दिया गया था। देन आता 1960, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा एक चीज़ याद रखो, 1905 में आपका एग्रीकल्चर कॉलेजेस खुले थे, बिल्कुल खुले थे, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको पूछा गया कि कॉलेजेस कब खुले थे तो 1905 में, लेकिन वह क्वेश्चन बहुत कम ही आता है या नहीं आता। आपको पूछा जाता है यूनिवर्सिटी, पहली कृषि से संबंधित यूनिवर्सिटी कब खुली थी, 1960, GBPAU, शॉर्ट फॉर्म है PAU। अब इसका पूरा नाम मैं बता देता हूँ, GB पंत, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका जो पंतनगर है उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पे इसको खोला गया है। और इस चीज़ को याद रखना, फर्स्ट थी तो भाई फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ जाते 1963, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसकी शुरुआत की गई थी। देन 1974 KVK कृषि विज्ञान केंद्र, इसको भी याद रखना, ठीक है। इसको जो था वो मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। अच्छा एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे है मोहन सिंह मेहता जिन्होंने लाया था आपका KVK, और यहाँ पे है आपका 1959 में बलवंत सिंह मेहता, बलवंत रॉय मेहता, बलवंत सिंह मेहता। तो कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं मोहन एंड बलवंत में, दोनों अलग अलग है, मेहता ही है दोनों, मेहता कमेटी ही आती है पेपर में कभी कभार। बट अगर आपको नाम के बेस पे दिया गया तो याद रखना, बलवंत जी ने पंचायती राज्य व्यवस्था और मोहन जी ने आपका KVK कृषि विज्ञान केंद्र की शुरुआत की थी। जो फर्स्ट KVK बना था वो TNAU के अंडर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पौंडीचेरी उस टाइम पे जो जगह थी, अब इसका नाम चेंज होकर पुदुचेरी हो गया है। तो पौंडीचेरी में पहला KVK खोला गया था। अब तो बहुत सारे हो गए, 731 हो गए, ठीक है, इसके बारे में भी आगे है। देन फिर 1982 नाबार्ड, अगर आप कृषि से संबंधित कोई भी स्कीम या बोल सकते हो लोन या फिर कोई भी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हो तो यही वो बैंक है जो ऑल इंडिया पे RBI के बाद
वन ऑफ द मेजर बैंक्स जिसको आप बोल सकते हो ना, जो पूरे कृषि कल्याण के लिए काम करती है, वो होती है नाबार्ड। इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। इसको याद रखो, स्टार मार्क में लगाओ जहां लगाना है, पेपर में आता है, या आज भी पेपर में आता है, ठीक है, रिपीटली आता है। उसके बाद आपका 1985 क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्यों लाया गया था, इसका बस बहुत छोटा सा मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप डिजास्टर की बात कर रहे हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर, वो कभी आपको बता के नहीं आता है। जैसे कि अभी हमने देखा था ना कोविड, तो वैसे ही उस समय फसलों के लिए भी वही डिजास्टर है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो सकता था एक्सीडेंट। तो इसमें क्या होता था, किसान अपना पैसा लगा देते थे और जब फसल खराब होती थी तो वो बर्बाद हो जाते थे। तो इसमें क्या हुआ, फार्मिंग में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने स्टार्ट हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि क्यों ना हम एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू करें, जिससे कि अगर किसानों को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की गई थी। और इसी को शुरू किया गया CIS के नाम पे, जो कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, कभी कभार इसका शॉर्ट फॉर्म देता है और पूरा नाम भी पूछने के लिए आता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इसका नाम बदला गया था और इसकी शुरुआत हुई थी। ये अगर आप थोड़ा सा ICR लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा जरूरी होता है, या CVT लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आता है। देन फिर किसान क्रेडिट कार्ड, अच्छा दोनों चीज़ याद रखो, ये दोनों अब ये क्या है, दोनों का ही नाम KCC ही है, आप देख लो। एक है किसान क्रेडिट कार्ड, एक है किसान कॉल सेंटर। अगर कभी कभार इसका फुल फॉर्म पेपर में आप उठा के देख लो, कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछता है, जैसे IRI का फुल फॉर्म, ICR का फुल फॉर्म, तो वैसे ही कभी कभार KCC का भी फुल फॉर्म पूछता है। तो KCC का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा गया, अगर किसान क्रेडिट कार्ड दिया है तो भी सही है, किसान कॉल सेंटर दिया है तो भी सही है, और अगर दोनों दिए हैं तो आप देखना कि ऑप्शन डी कहीं ऐसा थोड़े है कि A और B दोनों है करके, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या होगा, सपोज आपको पूछ दिया KCC कब आया था, तो देखो क्वेश्चन पेपर बोलते हैं ना, कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है। मैं आपको बोल दिया KCC's लॉन्च, ठीक है, और मैं आपको मान लो दोनों डेट दे दूं, तो आपके लिए तो बड़ा कंजट हो जाएगा कि भाई एक तो 1998-99 है, एक 2004 है, अब आप कैसे करोगे। तो एक चीज बस वहां ध्यान देना कि क्या कहीं पे स्कीम लिखा है क्या, क्योंकि किसान कॉल सेंटर कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है, वो एक हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये एक स्कीम है जो कि आज भी चलते आ रही है, वैसे तो दोनों ही आज भी चलते आ रहे हैं, लेकिन ये एक कॉल सेंटर है और ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपको कहीं दिखाई दिया KCC स्कीम, ऐसा कहीं अगर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तो चुपचाप ये, और अगर आपको कहीं भी कॉल या हेल्पलाइन, KCC हेल्पलाइन करके दिया हुआ कि KCC हेल्पलाइन प्रोग्राम लॉन्च, तो फिर चुपचाप आप कर दो 2004, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-1551 करके नंबर आता है। इसमें अलग अलग भाषाएं, 18 भाषाएं थी, अभी शायद बढ़ के 24 भाषाएं हो गई, जिसमें कि अलग अलग भाषाओं में आप बात करके इसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं और ये आपके समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2006 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका 2014 मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, और इसका पहले नाम था NHM, जिसको बोलते थे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसको वापस से चेंज करके 2014 में MIDH। अब देखो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें अलग अलग हॉर्टिकल्चर स्कीम्स थे, फ्रूट के लिए अलग, वेजिटेबल के लिए अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग, दुनिया भर को। तो इसी को क्या किया गया 2014 में, सभी को मर्ज कर दिया गया और एक साथ एक स्कीम चलाया गया, इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समन्वित या मिलाना। तो मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट 2014 में हुआ था। देन 2015 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी जो आज भी चल रही है। देन 2016 में PKVY, इसका पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। एंड देन 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। इसमें जनरली इसको हम माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो इरिगेशन। इसमें कुछ नहीं किया गया, एक थीम भी दिया गया था, पर क्रॉप नहीं, पर ड्रॉप एवरी क्रॉप, ऐसा समथिंग कुछ तो था, मेरे को याद नहीं आ रहा। हर बूंद में किसान खेती करे, कुछ तो था। तो ये स्लोगन के साथ इसको लाया गया था, मिशन इरिगेशन के नाम का, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए आया, फिर आपका किसान सम्मान निधि योजना, ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन स्कीम सॉरी रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, हाँ चलो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। ऐड नहीं, वो एक्चुअल में है आगे, जब मैं रेवोल्यूशन पढ़ाऊँगा तब तो मैं पढ़ाऊँगा ही, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 1966-67 ये जो ईयर था, ये वर्ल्ड लेवल पे आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ईयर था। इसका एक स्लाइड आगे भी है, मैं वहाँ भी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आया था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ जब आगे दिया गया है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से पहले 1966 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, HYVP करके, और इसी प्रोग्राम का यूज़ किया गया था आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो अगर कहीं आ गया पेपर में तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, लेकिन अब आपको समझ आ गया है, पढ़ लिए हो तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब ICAR और IRI की जो बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा डील करते हैं। ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी जो शुरुआत है वो एक्चुअल में 1926 में, देखो ICAR डायरेक्टली नहीं बना था। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन हुई थी, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया था, तो 1926 में लॉर्ड लिंगॉन करके जो थे, उन्होंने क्या किया, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए रिकमेंडेशन सेटिंग की थी। ठीक है, या बोल सकते हैं प्लानिंग करने की कोशिश की गई थी। देन फाइनली 16 जुलाई 1929 को ICAR, जिसका पुराना नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि दिल्ली में है, उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब इंपीरियल जो मैंने बताया था, इंपीरियल था, उसका नाम कब चेंज हुआ, 1946 में इसके नाम को चेंज करके इंडियन काउंसिल किया गया था, जब हम आज़ाद होने वाले थे उससे पहले। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ये, स्टार मार्क लगा के रख लो, अभी का भी पूछा जाएगा, पहले का भी पूछा जाएगा। अभी के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है हिमांशु पाठक। ठीक है, और जो पहले डायरेक्टर जनरल बने थे उनका नाम था डॉक्टर BP पाल। ठीक है, ये एक ब्रीडर भी थे, इनके बारे में आप जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। देन 73 में, 1965 में तो डायरेक्टर जनरल बने, तो 73 में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR होता था, उसी को डेयर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का सेक्रेटरी बनाया जाएगा, ऐसा किया गया था। तो यही डॉक्टर BP पाल थे, जो कि आपके DG भी बने थे। देन फिर डायरेक्टर जनरल को ही सेक्रेटरी बनाया गया 1973 में। तो डायरेक्टर जनरल बस याद रखना पहला, और अभी के कौन है, हिमांशु पाठक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो फिर आते हैं IRI के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, और ये पूषा बिहार में था, लेकिन फिर बाढ़ आया, बहुत अच्छा तीव्र या बोल सकते झटकेदार बाढ़ आया, एंड उसके बाद फिर इसको क्या कर दिया गया, जो बिहार है वहाँ से शिफ्ट करके कहाँ रख दिया गया, न्यू दिल्ली में। ठीक है, पहले बिहार में था, फिर न्यू दिल्ली में। 1936 में इसके पहले डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर जनरल बने थे, जिनका नाम था B विश्वनाथन, या विश्वनाथ के नाम से भी इनको रखा गया था। ये देखो, ये बिहार वाला है। ठीक है, पूषा बिहार वाला, अब तो बहुत अच्छा ही हो गया है जो दिल्ली में रखा गया। कभी आप घूमने जाना, अच्छा लगेगा आपको IRI। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि याद रखना, कुछ लोग बोलोगे कि दूसरा भी खुल गया, वो कृषि नहीं है, वो उद्यानिकी है, वानिकी है, दोनों में फ़र्क है। कृषि विश्वविद्यालय आज भी छत्तीसगढ़ में एक ही है, और वो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। दूसरा जो आपका खुला है MGUVV, इसका पूरा नाम होता है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी। तो अगर आपको पूछा गया उद्यानिकी, या जिसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, या फॉरेस्ट्री जिसको वानिकी बोलते हैं, उस यूनिवर्सिटी की बात की गई, फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो MGUVV। लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर की बात की जाएगी तो IGKV है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1987, मतलब जब MP और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुए थे, उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में जिसके वाइस चांसलर हैं वो है डॉक्टर गिरीश चंदेल। यहाँ पे बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ का एक मैप लूँ, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो यहाँ पे मेज का प्रोग्राम चलता है। ठीक है, फिर आपका वीट का प्रोग्राम चलता है, मस्टर्ड का प्रोग्राम चलता है, ऑयल सीड का प्रोग्राम चलता है, पल्सेस का प्रोग्राम चलता है, लेग्यूम्स पे प्रोग्राम चलता है। हर अलग अलग जगह है, जैसे आप देख सकते हो वीट पे प्रोग्राम बिलासपुर में चलता है। ठीक है, माइनर मिलेट्स पे प्रोग्राम जो है वो जगदलपुर, यहीं पे लेग्यूम का भी प्रोग्राम चलता था। फिर पोटैटो, लीची, रूट क्रॉप और मस्टर्ड का भी एक प्रोजेक्ट है जो अंबिकापुर में चलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ रन होते रहते हैं। ठीक है,
फिर नाबार्ड के बारे में तो जैसे मैंने बताया था 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, कभी कभार ये आता है तो इसको याद रखना। और ये शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया गया था। ये वही चीज़ है जैसे मैंने बताया ना, कृषि संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशन, फंडिंग, लोन्स, ये सब का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नाबार्ड ही बनाता है। और इसको अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नाफेड जो कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं, और ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों हेडक्वार्टर्स को भी याद रखना, कभी कभार पेपर में आ जाता है। उसके बाद फिर एपेडा, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 1985 और 86 में इसका स्टेबलाइजमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। उसके बाद NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये सारे मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है और ये 1988 को आया था। KVK, ये जो मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट में रखना, और ये जो मैं उस टाइम आपको बता रहा था कि 731 KVK अब हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 28 हैं। पहले ये 680 थे, फिर 694 हुए, फिर 703 हुए धीरे धीरे। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 731 ऑल इंडिया जो KVK हैं वो नंबर्स हैं। अब आ जाते हैं जनरल एग्रीकल्चर में।